Okay, today we will discuss about the valve accessories. That is two topics I will cover. That is I2P converter and as well as to the valve positioner. So these two are the major accessories which are using with the valve positioner. These are using the major accessories. These are the major accessories using with the control valve. So we will discuss about this everything, how it will work, what is the construction, what are the types are available, and limitations of the each one. I will cover in two parts. First one is the I2P converter, and second one is with the valve positioner. So let's we start the I2P converter. So नाम पे ये I2P कन्वर्टर, I का मतलब होता है करंट रिप्रेजेंटेशन, P का मतलब होता है प्रेशर रिप्रेजेंटेशन। मतलब ये डिवाइस जो है मेरा करंट को प्रेशर में कन्वर्ट करता है, तो इसको इसीलिए हमने I2P कन्वर्टर बोल के शॉर्ट में बुलाते हैं, या नहीं तो करंट टू प्रेशर कन्वर्टर, या नहीं तो इलेक्ट्रिकल टू न्यूमेटिक कन्वर्टर बोल के भी हमें इसको बताते हैं। ये मोस्टली जो है करंट सिग्नल को प्रोपोर्शनेट लीनियर न्यूमेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ये वाल्व पोजिशनर के ये I2P कन्वर्टर जो है हमें न्यूमेटिक एक्चुएटर्स के साथ या ऑपरेटर्स के साथ, न्यूमेटिक कंट्रोल वाल्व्स के साथ और डैम्पर्स के साथ, वैन्स के साथ भी हमें यूज करते हैं। ये नॉर्मली हमारा कंट्रोल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिग्नल मोस्ट पॉपुलर जो है 4 to 20 मिलीएम्प्स है। ये 4 to 20 मिलीएम्प्स सिग्नल को 3 to 15 PSI न्यूमेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है, जो मोस्टली हमारा कंट्रोल वाल्व चलते हैं। लेकिन और एक स्टैंडर्ड सिग्नल है 1 to 5 वोल्ट का, उनको भी हमें चाहे तो इसमें छोटा सा मॉडिफिकेशन करके यूज कर सकते हैं बाय प्लेसिंग ए स्मॉल रेसिस्टर, और इट इज इनबिल्ट अवेलेबल है, यानी तो एक्सटर्नल भी हमें हमारा इलेक्ट्रिकल दूसरा सिग्नल को भी 1 to 5 वोल्ट सिग्नल को भी हमें इनमें कन्वर्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये मोर रिलायबल, एक्यूरेट और लीनियर सिस्टम होने की वजह से हमारा कंट्रोल एप्लीकेशंस में बहुत सारे जगह पे विथ कंट्रोल वाल्व एंड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर के बीच में ज्यादा दिखता है। सो नीड ऑफ I2P कन्वर्टर, यहां देखिए नीड बोलेगा तो यहां ये बहुत सिंपल नीड है। एक है आज के दिन में मेरा कंट्रोलर जो है टोटली इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर है, मींस मेरा कंट्रोलर का आउटपुट जो कंट्रोल वाल्व को चलाने के लिए जो आउटपुट आता है वो वाला 4 to 20 मिलीएम्प सिग्नल है। जहां मेरा ट्रेडिशनल कंट्रोल वाल्व जो है ये जो है न्यूमेटिक सिग्नल पे काम करने वाला है, वो है 3 to 15 PSI स्टैंडर्ड सिग्नल पे काम करता है। जब आपने इसका आउटपुट जो है 4 to 20 मिलीएम्प्स है मेरा कंट्रोलर का, जहां मेरा फाइनल कंट्रोल एलिमेंट का इनपुट सिग्नल है 3 to 15 PSI, इन दोनों को आप इंटरकनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो क्या करना पड़ेगा हमको, ये जो 4 to 20 मिलीएम्प सिग्नल को 3 to 15 PSI में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हमको एक डिवाइस लगता है, उसको हम कहते हैं I2P कन्वर्टर। ये I2P कन्वर्टर जो आपका कंट्रोलर का सिग्नल 4 to 20 मिलीएम्प सिग्नल को लेता है और वो सिग्नल को आपका न्यूमेटिक सिग्नल में 3 to 15 PSI में कन्वर्ट करके आपका कंट्रोल वाल्व को देता है, ताकि आपका कंट्रोल वाल्व एज पर योर कंट्रोल सिग्नल से चल सके। वर्किंग प्रिंसिपल, इसका वर्किंग प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बैलेंसिंग मैकेनिज्म पे काम करता है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को न्यूमेटिक में इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रिंसिपल से बेस करके आपको न्यूमेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। यहाँ नीचे डायग्राम दिया हुआ है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स बैलेंसिंग प्रिंसिपल समझाने के लिए। इसके अंदर अगर हम समझना चाहते हैं तो जस्ट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल रहेगा, जहां आपने इसको करंट देंगे तो वो मैग्नेटाइज होता है, और वो मैग्नेटाइज होगा तो ऊपर आपका एक आर्मेचर लगा हुआ है, वो आर्मेचर इज ए मेटल पार्ट है, हाई परमिटिविटी वाला है, तो वो क्या होगा, एक कोर से अट्रैक्ट होगा। सॉरी यहाँ डायरेक्शन थोड़ा उल्टा दिया हुआ है, ये जैसा आपका लेफ्ट साइड में जो है एरो नीचे होना चाहिए, राइट साइड में जो है एरो ऊपर होना चाहिए। तो ये आर्मेचर नीचे मूव होगा तो साथ में आपका पिवोट होने की वजह से, यहाँ बीच में पिवोट होने की वजह से ये वाला जो है कंट्रोल स्प्रिंग का अगेंस्ट पे ऊपर जाएगा। सिमिलरली जब आप इसको डीमैग्नेटाइज करते हैं तो ड्यू टू आपका राइट साइड में जो कंट्रोल स्प्रिंग है वो क्या करता है, वो ओनली एक्चुएट होने की वजह से और एक बार वो नीचे आता है। दैट मीन्स यहां आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल के द्वारा आपको आर्मेचर के यूज करके उसको डिस्प्लेसमेंट जनरेट कर रहे हैं, और फोर्स बैलेंस करने के लिए आपने एक
स्प्रिंग यूज किया गया है। सो दैट्स व्हाई दिस प्रिंसिपल वी कैन से एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बैलेंसिंग प्रिंसिपल बोल के हमें कहते हैं। इस फोर्स बैलेंसिंग ये क्या कर रहा है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है आपका आर्मेचर को डिस्प्लेस कर रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट को हमें फ्लॉपर नोजल अरेंजमेंट करके हमारा न्यूमेटिक सिग्नल को रेगुलेट करते हैं, जो मोस्टली सारे न्यूमेटिक सिस्टम में ज्यादा यूज करने वाला। कंस्ट्रक्शन देखा जाता है तो इसमें सिंपल से सिंपल हमारा I2P कन्वर्टर में 4 पार्ट रहेगा। एक मेन चीज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल है, जो आपका करंट सिग्नल को मैग्नेटिक में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है। दूसरा फ्लॉपर नोजल अरेंजमेंट, यहां नीचे देख सकते हैं फ्लॉपर नोजल अरेंजमेंट। फ्लॉपर नोजल अरेंजमेंट जो है एयर सप्लाई को आपका एयर गैप के डिस्प्लेसमेंट फोर्स के हिसाब से आपका आउटपुट प्रेशर को रेगुलेट करता है, चेंज करता है। कंट्रोलिंग स्प्रिंग जो है आपका फ्लॉपर को कंट्रोल करने के लिए काम आता है। जब एयर सप्लाई बंद होगा तो उसको रिप्लेस करने के लिए काम आता है। बूस्टर रिले जो है आपका आउटपुट प्रेशर, इसके अंदर बूस्टर रिले प्रेजेंट नहीं है। जो ये बूस्टर रिले जो है आपका आउटपुट प्रेशर को रेगुलेट करके आपके 3 to 15 psi को कॉन्स्टेंटली प्रोवाइड करने के लिए और एयर को बूस्ट करने के लिए यूज करते हैं। और थोड़ा यहाँ कंस्ट्रक्शन और अच्छे से बनाया हुआ है। इसके अंदर आप यहाँ ऊपर से ब्लैक छोटा सा दिख रहा है, यहाँ देख सकते हैं आपका एयर बूस्टर है। ये पूरा पार्ट जो दिख रहा है दिस इज एयर बूस्टर है। यहाँ आपका फ्लॉपर नोजल अरेंजमेंट है और एक कॉइल अवेलेबल है। यहाँ परमानेंट कॉइल बोल रहे हैं, एक्चुअली इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल है। मतलब अंदर से एक मैग्नेटिक कॉइल रख के इसको ऑपरेट कर रहे हैं और नोजल रहेगा। यहाँ जो नोजल दिख रहे हैं नोजल है, और एयर सप्लाई जो है आपका बूस्टर रिले को भी जाएगा, साथ साथ में फ्लॉपर अरेंजमेंट को भी, फ्लॉपर नोजल अरेंजमेंट को भी एयर सप्लाई जाता है। ये है अगर एक्सटर्नली अगर एक I2P कन्वर्टर को आप देखते हैं तो I2P कन्वर्टर कैसा दिखता है। I2P कन्वर्टर में आपको मोस्टली एक इनलेट रहता है, एक आउटलेट रहेगा और एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए वायरिंग अरेंजमेंट रहता है। ओके, सो इनलेट, आउटलेट और एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए ये रहेगा। और यहाँ इसके एडजस्टमेंट्स 2 मिलते हैं, एक जीरो एडजस्टमेंट है, दूसरा स्पैन एडजस्टमेंट है। ओके, और जीरो और स्पैन जो है हमें टार्क मोशन से एडजस्ट करके लेते हैं। वर्किंग तो ये कैसा काम करेगा, तो इसको समझने के लिए पहले हमें फ्लॉपर नोजल मैकेनिज्म को समझना पड़ता है। फ्लॉपर नोजल मैकेनिज्म मतलब इट इज हैविंग ए नोजल। सो ये नोजल को जो है 3 ओपनिंग्स रहता है। एक यहाँ आपका लेफ्ट साइड में जो दिखता है दिस इज एयर सप्लाई। दूसरी तरफ से एक शार्प ओपनिंग है, दैट इज नोजल ओपनिंग यहाँ। और एक जो है आपका टी शेप में नीचे जो दिखता है ये और एक ओपनिंग है। तो एयर सप्लाई यहां से जो एंटर होता है, आपका लेफ्ट साइड से जो एयर एंटर होता है उसको जाने के लिए 2 रास्ते मिलते हैं। एक है बॉटम टी में जाने के लिए, बॉटम में उसको हमें आउटपुट लोड को लगाते हैं, जहां मोस्टली हमारे पास गेज भी हो सकता है या नहीं तो आपका कंट्रोल वाल्व भी हो सकता है। इसके बाद दूसरा ओपनिंग है, एयर जो जाता है ये नोजल से बाहर जाता है। ओके, दिस इज अ फ्री एंड है, जहां नोजल से हवा आसानी से लीकेज होता है। अगर आपका नोजल के सामने अगर फ्लॉपर नहीं होगा, एयर पूरा रिलीज होके बाहर चले जाता है। लेकिन यहां देखिए एक इलास्टिक फ्लॉपर लगाया हुआ है, इसको हमारा मोटिव फोर्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो जनरेट होता है वो हमें इस फ्लॉपर को देते हैं, तो ताकि वो डिस्प्लेसमेंट ये फ्लॉपर गैप को एडजस्ट कर सके। तो सिंपली कहना है अगर फ्लॉपर आपका नजदीक आता है इसके साथ तो ये नोजल का गैप कम हो जाएगा, तो एयर यहां से इनलेट से जो आता है वो एयर आउटपुट में ज्यादा जाएगा। जब फ्लॉपर का एयर गैप ज्यादा होगा तो यहां से एयर सप्लाई से आने वाला एयर पूरा एटमॉस्फेयर में एक्सपोज होता है, आउटपुट में जाने वाला एयर कम होता है। ओके, ये फ्लॉपर नोजल मैकेनिज्म है। सो ये फ्लॉपर को हम क्या करते हैं, हमारा दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बैलेंसिंग जो आता है वो वाला आपका इसके डिस्प्लेसमेंट में देते हैं। यहां आप पूरा अरेंजमेंट देख सकते हैं। जस्ट यहां देखिए, यहां आपका एयर सप्लाई दिया हुआ है, यहां आउटपुट में ऊपर होल जैसा नोजल ओपनिंग है और नीचे आउटपुट प्रेशर दिखा रहा है, जो प्रेशर सिग्नल जो 3 to 15 पे है ये आउटपुट सिग्नल है। यहां से देखिए ये कॉइल आपका प्रेजेंट है। जब आप कॉइल को कुछ भी करंट नहीं दिया है, करंट ना देने की वजह से हेड स्प्रिंग का फोर्स डाउनवर्ड्स में अपवर्ड्स में ज्यादा होने की वजह से ये जो पिवोट से ये फ्लॉपर जो है ऊपर जाता है। जैसा फ्लॉपर ऊपर जाता है तो यहां से एयर जो है ये नोजल गैप ज्यादा होने की वजह से ये बाहर चले जाता है।
तो यहाँ नीचे आउटपुट में प्रेशर जो है कम आता है। ओके, जैसा आपने अगर इसको 20 psi सिग्नल देते हैं, 20 psi सिग्नल देते हैं, सॉरी 20 मिलियम सिग्नल देते हैं, तो 20 मिलियम सिग्नल देगा तो क्या होता है, ये मैग्नेटाइज होता है और ये फ्लॉपर जो है अट्रैक्ट होगा, नीचे होगा, तो ऊपर के हेयर स्प्रिंग से अगेंस्ट में काम करने की वजह से ये वाला जो है आपका नीचे इसको टच करता है। तो इसकी वजह से यहां देखिए फ्लॉपर और नोजल के बीच में गैप कम होता है, मतलब वेंट कम हो गया। यहां से जो सप्लाई से आने वाला एयर जो है आपका नोजल की तरफ से कम रिलीज होता है, आउटपुट साइड से ज्यादा रिलीज होता है। ओके, तो इसकी वजह से आपका आउटपुट सिग्नल बढ़ जाता है। दिस इज कंटिन्यूसली हैपन विद द मतलब लीनियरली चेंज होते रहेगा जैसे आपको 42 मिलियम सिग्नल देने के हिसाब से। यहाँ हेयर स्प्रिंग्स दोनों कंट्रोल सिग्नल्स दिखा रहे हैं। ऊपर वाला हेयर स्प्रिंग का टेंशन थोड़ा ज्यादा रहता है, नीचे वाला हेयर स्प्रिंग का टेंशन कम होता है। ओके, सेम वर्किंग थोड़ा समझाने के लिए बूस्टर रिले का कैसा होता है उसको डायग्राम में दिया हुआ है। जस्ट बूस्टर रिले जो आउटपुट सिग्नल आता है, मतलब मेरा सप्लाई जो देता हूं वो तो बूस्टर रिले को भी देता हूं एज वेल एज मैंने नोजल को भी देता हूं। तो नोजल का आउटपुट सिग्नल जो है बूस्टर रिले को देने की वजह से मेरा जो 3 to 15 psi अच्छे से रेगुलेट होकर एक कांस्टेंट में बाहर जनरेट होता है, अदरवाइज इट विल नॉट गिव द प्रॉपर रेगुलेटिंग आउटपुट। अगर आप लाइन में इसको इंस्टॉल करना चाहता है तो कैसे इंस्टॉल करेंगे? सो सिंपल है ये आपका इंस्टॉल करना। यहाँ देखिए मेरा कंट्रोलर जो है इट इज एक्टिंग एज ए करेंट सोर्स, जैसा मेरा कंट्रोलिंग सिग्नल जो आता है वो करेंट सोर्स जैसा काम करता है। वो सिग्नल लेके जाके सीधा मेरा कॉइल जो रहता है उसको कनेक्ट करते हैं। जहां कॉइल रहता है उसको हमें कनेक्ट करते हैं ताकि कॉइल मैग्नेटाइज हो। इसके लिए आपका साइड में ओपनिंग रहेगा इलेक्ट्रिकल इनपुट बोल के, वहां मेरा कॉइल कनेक्ट करता हूं। इसके बाद मैंने इसको दो एयर सप्लाईज होते हैं, एक इनपुट है और एक आउटपुट है। तो इनपुट में मैंने जो है एयर ट्यूबिंग के द्वारा मिनिमम 20 psi सप्लाई देना पड़ता है और सर्टेन किसी में रेटेड प्रेशर 25 psi तक भी होता है। सो वहां तक हम हेयर सप्लाई इसको थ्रू द एयर रेगुलेटर कनेक्शन करते हैं और हो सकता है तो इसमें एयर फिल्टर लगाए तो और अच्छा रहेगा ताकि मॉइस्चर इसके अंदर नोजल के अंदर जाके ब्लॉक ना हो, डस्ट वगैरह ना पकड़े। तो जस्ट एयर रेगुलेटर के थ्रू इसको कनेक्ट करते हैं और वहां उसके ऊपर हम सेट करते हैं 20 to 25 psi के बीच में एयर सप्लाई सेट करते हैं। देन जैसा आपका ये कॉइल मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज होने के हिसाब से इट विल जनरेट द कंट्रोलिंग सिग्नल इनटू 3 to 15 psi। वो सिग्नल हम सीधा लेके जाके मेरा कंट्रोलर का एक्चुएटर के ऊपर कनेक्ट करता हूं। तो मेरा यहाँ 4 to 20 मिलियम सिग्नल जो भी आता है वो I2P के द्वारा 3 to 15 psi में कन्वर्ट होके मेरा कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट करता है। फ्यूचर्स अगर देखा जाता है तो I2P कन्वर्टर सर ये बहुत बड़ा रहेगा बोल के आप बोलेंगे तो नहीं, I2P कन्वर्टर बहुत छोटा रहता है। ये टेबल माउंट कंपैटिबल है, टेबल माउंट का कंपैटिबल है और चाहे तो इसको वॉल माउंट कर सकते हैं, पाइप माउंट कर सकते हैं, इवन चाहे तो एक्चुएटर के साथ भी आप माउंट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको चाहे तो डायरेक्ट एक्टिंग, रिवर्स एक्टिंग मोड्स भी अवेलेबल रहता है चेंज ओवर का। मोस्टली इसके अंदर डायरेक्ट एक्टिंग का ही ज्यादा रहता है, अगर आप मांगेंगे तो रिवर्स एक्टिंग का भी मिलेगा। किसी वाला बोथ एप्लीकेशन मिलता है, जैसा आप चाहे तो वैसा उसको चेंज ओवर कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट है, सिंपल ऑपरेशन है। अगर इसको हम मार्केट में स्पेसिफाई करना है तो ये 2 वायर का होता है और मोस्टली हमें वो कॉइल का रेजिस्टेंस उसमें बताने की जरूरत नहीं, उसके अंदर नॉर्मली कॉइल का रेजिस्टेंस 170 ओम के ऊपर रहता है। इनपुट सप्लाई जो है 4 to 20 मिलियम्स और अगर इन केस आपको 1 to 5 वोल्ट चाहिए तो स्पेसिफिकली आप डिफाइन करना है। सो दे विल मेक ए स्मॉल मॉडिफिकेशन इनसाइड, सम रेजिस्टेंस वैल्यू को एडजस्ट करके आपको देते हैं। और आउटपुट जो है 3 to 15 psi और एयर सप्लाई जो है 20 to 25 psi बोल के लगता है। ओके, वेंडर्स देखा जाता है तो इसके अंदर बड़े बड़े मैन्युफैक्चर से लेके छोटे छोटे मैन्युफैक्चर्स बहुत सारे अवेलेबल है। एकोगोवा भी बनाता है, एबी भी बनाता है और वेक बनाता है। ऐसे बहुत सारे वेंडर्स मार्केट में अवेलेबल है ताकि आपको सस्ते से लेके एक्सपेंसिव वाला भी, अच्छा फीचर्स वाला भी आपको मिलता है। एप्लीकेशंस, I2P कन्वर्टर का मेन एप्लीकेशन एक ही है, कंट्रोलर, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर और न्यूमेटिक कंट्रोल वाल्व के बीच में आपका सिग्नल कन्वर्ट करने के लिए इसको यूज करते हैं। ये आपका 4 to 20 मिलियम्स या 1 to 5 वोल्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लीनियरली 3 to 15 psi में कन्वर्ट करके आपका कंट्रोल वाल्व को देते हैं। मतलब आपका
कंट्रोलिंग सिग्नल जो कंट्रोलर प्रोवाइड करता है, इन अकॉर्डिंग टू दैट वन आपका कंट्रोल वाल्व चलाने का न्यूमेटिक सिग्नल ये जनरेट करता है। दैट्स व्हाई इट इज ए वाल्व एक्सेसरी है, मेन वाल्व एक्सेसरी है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा इसके बारे में। नाउ वी कैन सी द वाल्व पोजिशनर्स। सो वाल्व पोजिशनर जो है, जहां हमको रैपिड कंट्रोल एक्शन चाहिए और विदाउट एरर विदाउट हिस्टेरिस चाहिए, वहां वाल्व पोजिशनर यूज करते हैं। मतलब मेरा कंट्रोलिंग सिग्नल देने के बाद मेरा वाल्व क्विकली रिस्पॉन्ड करना बहुत जरूरी है। अगर वाल्व का रिस्पांस टाइम में गैप आता है या डिले होता है तो मेरे को लॉस या एरर आने के चांसेस ज्यादा होता है। तो ये प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमें वाल्व पोजिशनर यूज करते हैं। इसका क्या जरूरत है वगैरह है हम और आगे स्लाइड्स में डिटेल में देखते हैं। सो वाल्व पोजिशनर क्या है? इज ए डिवाइस used to decrease or increase the air pressure operated to the actuator। ऑपरेटर को जो लगने वाला एयर प्रेशर को कम ज्यादा करता है। मतलब ये कम ज्यादा ऐसा करता है कि आपका स्टिम पोजीशन एज पर आपका कंट्रोलिंग सिग्नल के हिसाब से सही पोजीशन में है कि नहीं है देख के उस पोजीशन को क्विकली एडजस्ट करने के लिए काम आने वाला एक डिवाइस है। तो अगर ये डेफिनेशन देखा जाता है तो स्टिम पोजीशन को देख के और आपका स्टिम को एडजस्ट करता है बोल रहे, मींस इट इज लाइक ए कंट्रोलर। ये छोटा सा एक न्यूमेटिक कंट्रोलर, मैकेनिकल कंट्रोलर जैसा काम करता है। स्टिम पोजीशन को डिटेक्ट करता है और स्टिम पोजीशन को एडजस्ट करता है एज पर योर कंट्रोलिंग सिग्नल। इट इज आल्सो वाल्व एक्सेसरी है। वाल्व का रिस्पांस को इंप्रूव करने के लिए, वाल्व का रिस्पांस को स्पीड अप करने के लिए हमें यूज करने वाला सिस्टम है। नीचे एक छोटा सा मैंने डायग्राम बताया है जहां न्यूमेटिक कंट्रोलर यूज किया है, ताकि न्यूमेटिक कंट्रोलर यूज करने से मेरे को यहाँ इस डायग्राम I2P दिखाने की जरूरत नहीं, ओनली आई विल कॉन्सेंट्रेट वाल्व पोजिशनर ओनली। तो यहाँ देखिए एक न्यूमेटिक पोजिशनर का आपका कंट्रोलिंग सिग्नल 3 to 15 PSI आता है और वो पोजीशन सीधा चाहे तो हमें कंट्रोल वाल्व को देके ऑपरेट कर सकते हैं, मगर कुछ आपका प्रोसेस डिफिकल्टीज की वजह से वाल्व क्विकली पोजीशन नहीं होता है या वाल्व जल्दी एडजस्ट नहीं हो पाता है, तो देन हम बीच में एक वाल्व पोजिशनर यूज करते हैं, नाम पे ये पोजिशनर। सो वाल्व स्टिम को पोजिशन करेगा विथ रेस्पेक्ट यूर कंट्रोलिंग सिग्नल। तो यहाँ देखें इंडस्ट्री में हमारा वाल्व्स देखो, ऐसे छोटे छोटे वाल्व्स भी होते हैं और ऐसे बड़े बड़े वाल्व्स भी होते हैं। छोटे वाल्व चलाने के लिए, बड़े वाल्व चलाने के लिए हमें कंट्रोलिंग सिग्नल एक ही है, 3 to 15 PSI। तो दोनों को यहाँ देखा जाता है तो छोटा वाला बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा, बड़े वाला स्लो से रिस्पॉन्ड करेगा। तो क्या करना पड़ेगा? तो ये बड़े वाला भी आपको वही कंट्रोलिंग सिग्नल से चलाना पड़ेगा। तो इसको बूस्ट अप करने के लिए हमको वाल्व पोजिशनर लगेगा। यहाँ देख सकते हैं वाल्व पोजिशनर का पोजीशन किधर होता है। अगर आपका कंट्रोल वाल्व के साथ कंट्रोल वाल्व को देखते हैं तो आइडेंटिफिकेशन के लिए दिखाया है। प्रीवियसली हम देखा था कंट्रोल वाल्व का कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो यहाँ नीचे वाल्व बॉडी है, यहाँ देखा था एक्चुएटर दिख रहा है और बीच में देखिए छोटा सा यहाँ एक डिवाइस दिख रहा है ना, दिस इज वी कैन से एज ए वाल्व पोजिशनर। यहाँ मैंने साइड में आपको दो डायग्राम्स में आपको सिर्फ कंट्रोल वाल्व को डी हाईलाइट करते वाल्व पोजिशनर को हाईलाइट करके दिखाया हुआ है। तो ये है आपका वाल्व पोजिशनर, कंट्रोल वाल्व के साथ मोस्टली बिठाया हुआ रहता है। सो वाल्व पोजिशनर एक टाइप ऑफ रिले है जो आपका कंट्रोल आउटपुट को और डायफ्राम को एडजस्ट करता है और रेगुलेट करता है। ये मोस्टली आपका पोजिशनर का हिस्टेरिसिस और पैकिंग फ्रिक्शंस और प्लग अनबैलेंसिंग सिचुएशंस को मिनिमाइज करेगा और रिड्यूस करेगा और रिस्पांस को इंप्रूव करता है। ये मेनली आपका वाल्व पोजिशनर के अंदर, वाल्व के अंदर जो आपका हिस्टेरिसिस होते हैं, पैकिंग बॉक्स फ्रिक्शंस होते हैं, वाल्व प्लग का अनबैलेंसिंग ड्यू टू द लिक्विड प्रेशर होता है, इन सारे चीज को क्या करता है वो ओवरकम करेगा, वाल्व का रिस्पांस को इंप्रूव करता है। ओके और वाल्व स्टिम पोजीशन को जो है एज पर कंट्रोलिंग सिग्नल या कंट्रोलर दिया हुआ सिग्नल के हिसाब से जल्दी ऑपरेट करता है। इससे आपका सिस्टम कंट्रोल ऑपरेशन जो है इंप्रूव होता है, प्रिसीजन हो जाता है। ओके नीड ऑफ वाल्व पोजिशनर। वाल्व पोजिशनर क्या जरूरत है? देखिए मेरा कंट्रोलर जो है फील्ड में कंट्रोलिंग सिग्नल कंटिन्यूसली चेंज करता है। तो जैसा मेरा कंट्रोलिंग सिग्नल चेंज होता है उतना ही इमीडिएटली मेरा फाइनल कंट्रोल एलिमेंट रेस्पॉन्स करना बहुत जरूरी है। मतलब इमीडिएटली होना चाहिए, साथ में एक्यूरेट भी होना चाहिए, छोटे छोटे चेंजेस को भी रेस्पॉन्ड करना चाहिए।
लेकिन ये आपने देने वाला न्यूमेटिक सिग्नल से इट कैन पॉसिबल। ओके। और डायफ्राम बड़ा होता है, कोई छोटा वाल्व में चलो जल्दी रिस्पॉन्ड करता है बोलते हैं, बड़ा वाल्व में रिस्पॉन्स करना है तो कैसे करोगे। और दूसरा, प्रोसेस फ्लूइड का जो है फ्लूइड प्रेशर ज्यादा होता है, कभी कभी लिक्विड का फोर्स पंप से आने वाला प्रेशर ज्यादा होता है, तो वो क्या करेगा, आपका प्लग के ऊपर अपोजिट में काम करता है। तो जितना आप प्रेशर देते हैं वो प्रेशर सफिशिएंट नहीं होता है वाल्व पोजीशन होने के लिए। और कभी कभी आपका पैकिंग जो अंदर डालते हैं, नया नया है तो बहुत अच्छा रहता है, जैसा पुराना हो जाता है, मेंटेनेंस बराबर नहीं है तो पैकिंग जो है स्टिकी हो जाता है, तो पैकिंग जो होता है आपका स्टेम को मूव नहीं कर पाता है, उस वक्त क्विकली रिस्पॉन्स करना। फ्रिक्शनल फोर्सेस बिटवीन द स्टेम एंड पैकिंग। अगर सिंगल पोर्टेड वाल्व है तो हमने डिसएडवांटेज देखा था सिंगल पोर्टेड वाल्व में क्या है, जैसा आपका लिक्विड फोर्स नीचे से ज्यादा आता है, ऊपर से आपका प्लेट के ऊपर क्या होता है, फोर्स ज्यादा होने की वजह से अनबैलेंस होने के चांसेस है। तो अगर उसको बैलेंस करके क्विकली रिस्पॉन्ड करवाना है तो, अगर विस्कोसियस फ्लूइड्स है और या नहीं तो फ्लूइड्स विद द सॉलिड्स है, अगर सॉलिड्स है तो वो क्या हो जाएगा, जाके सीधा आपका सीटिंग पोजीशन और प्लेग के बीच में फंस गया है तो, या नहीं तो विस्कोसियस फ्लूइड्स है तो उसके सराउंडिंग में कैविटी क्लियर हुआ तो टाइट शट ऑफ होना है तो। सो ये सारे डिफिकल्टीज है जो प्रैक्टिकल कंडीशन में हमें फेस करते हैं कंट्रोल वाल्व के अंदर। ये सारे कंडीशंस की वजह से अगर आपने वाल्व पोजिशनर नहीं यूज करते हैं तो आपका कंट्रोल वाल्व जो है लीकेज करने के चांसेस है, या नहीं तो आपका कंट्रोल वाल्व जो है आपको अनफेथ रिस्पॉन्स देने का चांसेस है। तो ये प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना है तो मेरे को कंट्रोलर और कंट्रोल वाल्व के बीच में मेरे को वाल्व पोजिशनर जरूरत पड़ता है। तो वाल्व पोजिशनर ये सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करेगा और आपका ऑपरेशन और कंट्रोलिंग प्रोसेस को स्पीड अप करेगा, स्मूथ करेगा। टाइप्स ऑफ वाल्व पोजिशनर्स। सो वाल्व पोजिशनर्स मार्केट में बहुत सारे टाइप्स मिलता है। सस्ता वाला और मोस्ट पॉपुलर ज्यादा दिखने वाला जो है न्यूमेटिक पोजिशनर है। अभी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रहा है, आगे बढ़ रहे, तो इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर आता है। और इसके बाद स्मार्ट, आजकल लास्ट लेक्चर्स में हम देखा था हार्ट प्रोटोकॉल के बारे में, डिजिटल प्रोटोकॉल्स के बारे में देखा था, तो उसमें अगर आपका स्मार्ट सिग्नल के हिसाब से चलाना है तो स्मार्ट पोजिशनर्स भी मिलता है। और एक छोटा सा और क्लैरिफिकेशन है जो अटैचमेंट के हिसाब से, कुछ वॉल पोजिशनर जो है अवेलेबल विद द इंटीग्रेटेड टाइप, मतलब कंट्रोल वॉल के अंदर ही बन के आता है, वो इंटीग्रेटेड टाइप होता है। कुछ वॉल पोजिशनर जो होता है डिटैचेबल टाइप होता है, मतलब कंट्रोल वॉल अलग रहेगा, आप वॉल पोजिशनर को बाहर से लगाना पड़ता है। तो इंटीग्रेटेड टाइप और डिटैचेबल टाइप भी मिलता है। और न्यूमेटिक वॉल पोजिशनर और इलेक्ट्रोन्यूमेटिक, इनमें दो प्रकार इंटरनल कंस्ट्रक्शन में मिलता है, जो आपका मैकेनिज्म न्यूमेटिक कंट्रोल मैकेनिज्म काम करने के लिए दो प्रकार मैकेनिज्म्स यूज करते हैं। एक है मोशन बैलेंस्ड टाइप और एक फोर्स बैलेंस टाइप। इनके बारे में डिटेल में हम आगे देखते हैं। So here also flopper nozzle mechanism help करता है, we will see afterwards what is this flopper nozzle mechanism will help, इसको फोर्स को कैसे कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, इनको देखते हैं। मोशन बैलेंस, तो यहाँ देखिए और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ फ्लॉपर नोजल में टेक्निक को। जैसा आपने यहाँ से एयर सप्लाई देंगे, सो ये नोजल और फ्लॉपर में आपका नोजल के अंदर एक एयर इनलेट रहता है, दो आउटलेट रहता है। एक आप फ्री एंड है जहां से एयर हवा में एक्सपोज होता है, दूसरा जो है नीचे जो है आउटपुट में जाता है, वो बैक प्रेशर का जो आपका इसमें से आता है वो बैक प्रेशर है। सो यहाँ दो ये रहेगा। जैसा एयर सप्लाई आप देते हैं तो अगर आपका नोजल और फ्लॉपर के बीच में गैप ज्यादा होगा तो यहाँ आउटपुट में प्रेशर कम मिलता है, नोजल से ज्यादा रिलीज होता है। जैसा आपका फ्लॉपर नोजल जो फोर्स या मूवमेंट या डिस्प्लेसमेंट आप फ्लॉपर को देते हैं तो इसके बीच में गैप जो है कम हो जाएगा, इसके वजह से आपको क्या हो जाता है, एयर जो है इधर रिलीज कम हो जाता है, तो वो बैक प्रेशर बन के आपका आउटपुट में चले जाता है। इसको एयर बूस्टर को देके हमें आउटपुट सिग्नल को रेगुलेट कर सकते हैं। सो मोशन बैलेंस टाइप इज द सिंपलेस्ट मेथड है। इसके अंदर दो प्रकार मिलता है, जो आपका लिंक एडजस्टमेंट, जो आपका वॉल से लिंक जो कनेक्ट करते हैं वो दो प्रकार रहेगा। एक डायरेक्ट कनेक्टेड होता है, एक लिंक एडजस्टेबल टाइप वाला मिलता है। ओके, और आगे भी डायग्राम्स है, उसको थोड़ा दिखाता हूं मैंने यहाँ। इट इज ऑल्सो वन डायग्राम विच इज अवेलेबल फॉर द वर्किंग, similar how we can connect and install. So first we can see the here working first.
इसका कंस्ट्रक्शन में देखा जाता है तो यहाँ क्या होगा, ये जो आपका डायफ्राम दिखा रहा है, दिस इज द कंट्रोल वॉल डायफ्राम और दिस इज योर कंट्रोल वॉल स्टेम। इसके ऊपर एक मैकेनिकल लिंकेज हमें कनेक्ट करते हैं विद द वॉल पोजिशनर, और अंदर में आते हैं इट इज हैविंग एक ट्यूबिंग स्ट्रक्चर रहेगा जहां से आपको एक नोजल मिलेगा और एक आर्मेचर मिलता है। ये आर्मेचर जो है वर्क एज ए फ्लॉपर, एंड ये फ्लॉपर का एक एंड में आपको कंट्रोल वॉल का स्टेम को कनेक्ट करते हैं, दूसरा एंड में आपका फोर्सिंग बैलेंस करने के लिए अरेंजमेंट रहता है, एक कंट्रोल स्प्रिंग रहेगा, एक बेलो रहेगा एयर सप्लाई के लिए। तो इनिशियल में हम ऐसा समझ लेंगे कि कंट्रोल वॉल क्लोज है। तो यहां देखिए कंट्रोल वॉल क्लोज होगा तो कैसा होगा, जैसा कंट्रोल वॉल यहां क्लोज होगा, कंट्रोल वॉल क्लोज होगा तो ये स्टेम पोजीशन एक्सट्रैक्ट होके पूरा नीचे डाउनवर्ड्स रहेगा। सो डाउनवर्ड्स होता है तो ये लिंक जो है आपको, सॉरी बॉटम का है, तो हम ऐसे सोच लेंगे कि स्प्रिंग टेंशन की वजह से ये ऊपर साइड में है, जैसा ये ऊपर में है तो ये ऊपर में है तो ये लिंक जो है पूरा बाहर रहेगा। तो हम पहले ये समझ लेंगे कि ये क्लोज है तो इसको ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए क्या है, आपका राइट साइड में यहाँ लिंक जो है ये अपवर्ड्स मोशन है, और आपका यहाँ से जो है ये एयर गैप बनने की वजह से इधर से जितने भी आप एयर सप्लाई दे रहे हैं ये बाहर जा रहा है, इसकी वजह से आपका वॉल जो है कंटिन्यूसली क्लोज पोजीशन में रहेगा। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ कंट्रोलिंग सिग्नल देंगे जो मैंने वॉल को क्लोज करना ओपन करना चाहता हूं। तो ओपन करना है तो क्या करूंगा, मैंने यहां से एयर सप्लाई देता हूं, एयर सप्लाई देने की वजह से ये बेलो फूलता है, बेलो फूलने की वजह से दैट डिस्प्लेसमेंट विल बी अप्लाइड ऑन द फ्लॉपर। सो फ्लॉपर के ऊपर अप्लाई होता है तो यहां देखिए इधर फ्लॉपर क्या करता है, ये इट मूव्स द डाउनवर्ड्स, ये क्या करता है नीचे मूव होता है। जैसा मूव होता है तो इनिशियल पोजीशन में ये वाला जो है ओपन था तो ये जाके क्लोज करेगा, जैसा ये क्लोज होता है तो नोजल से यहां से आने वाला एयर सप्लाई जो है लीकेज कम हो जाएगा, तो यहां से रिले एम्पलीफायर या बूस्टर की तरफ जाने वाला या आउटपुट जो है इसका प्रेशर बढ़ते जाएगा, और वो प्रेशर जो है आपका एयर मतलब एयर बूस्टर जो जस्ट ओनली एम्पलीफाई करता है आपका सिग्नल, तो ये सिग्नल सीधा यहां से लेके आपका वॉल का डायफ्राम के अंदर जाता है। तो जैसा एयर सिग्नल बढ़ता है तो डायफ्राम के इसके अंदर एयर बढ़ेगा और ये फूलता है, फूलेगा तो स्टेम ऊपर चले जाता है। तो ये जैसा ऊपर जाता है तो यहाँ लिंक जो है हल्का सा ऊपर जाता है। तो ये क्या करता है, ये जब तक मूव होगा कि आपका यहाँ एक तरफ आर्मेचर के ऊपर आपका कंट्रोलिंग सिग्नल की वजह से आने वाला फोर्स का डिस्प्लेसमेंट और ये दोनों बैलेंस होने तक ये मूव होता है। जब आपका ये इनपुट सिग्नल जो है आपका स्टेम पोजीशन से इक्वल और लिटिल बिट मोर होने तक ये मूव हो जाता है। अगर जैसा ये ऊपर चले गया तो यहां क्या हो जाता है, ये खुल जाता है। ओके, जैसा अगेन आपने एयर सिग्नल निकाल देते हैं तो ये वाला जो ऊपर मूव होता है, जैसा लिंक जो है आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं ऊपर मूव होगा तो ये आर्मेचर ऊपर चले जाता है, यहां से एयर सप्लाई जो आता है यहां से ज्यादा लीकेज करेगा, ये ज्यादा लीकेज करेगा तो आउटपुट कंट्रोल वॉल को जाने वाला प्रेशर कम हो जाता है, तो स्टेम हल्का सा नीचे मूव होता है। सो ये स्टेम नीचे मूव होगा तो आपका यहाँ वॉल क्लोज हो जाता है। दिस इज द वर्किंग ऑफ योर मोशन बैलेंस टाइप। यहां भी देख सकते हैं आपने सेम चीज, जैसा मेरा स्टेम यहां से एयर सप्लाई दिया है, सो स्टेम जो है मेरा ऊपर वाले में देख लीजिए, स्टेम पहले हम समझ लेंगे कि इट विल हैविंग ए बॉटम नीचे है, इसको मतलब नॉर्मल एक पोजीशन में है, इधर एयर गैप ज्यादा है बल्कि इमेजिन करेंगे, तो यहाँ ओपन है तो इधर से एयर सप्लाई देंगे तो ये सप्लाई जो है आपका स्प्रिंग अगेंस्ट में काम करेगा तो ये ऊपर मूव होगा। जैसा ऊपर मूव होगा तो ये नोजल देखिए गैप जो है कम हो जाता है, हवा इसमें भर जाएगा, मतलब यहाँ से हवा लीकेज कम हो जाएगा, एयर सप्लाई जो इधर से आता है ये बैक प्रेशर बैठ के डायफ्राम में प्रेशर बढ़ेगा तो ये क्या होता है नीचे मूव होता है। तो जैसे ये नीचे जाएगा क्लोज होगा, जैसा ये क्लोज होता है जब तक ये मूव होता है यहाँ से ये फोर्स लीकेज जो है बैलेंस होने तक, इससे स्प्रिंग का बैलेंस होने तक मूव होता है। जैसा अगर ना आपने खोलना है तो यहाँ हवा कम करते हैं तो ये स्टेम तो नीचे है, लेकिन जैसा हवा कम करते तो ये नीचे चले जाएगा, आपका राइट साइड में डायफ्राम नीचे चले जाएगा, डायफ्राम नीचे चले जाता है तो गैप बढ़ जाता है तो लीकेज बढ़ेगा, जैसा लीकेज बढ़ता है तो यहाँ से स्टेम की तरफ आपको जाने वाला प्रेशर कम हो जाता है
तो कम हो गया तो स्टेम अगेन ऊपर आ जाता है। तो ये मूवमेंट आपको चलते रहेगा। यहाँ आप देख सकते हैं एक लिंक एडजस्टमेंट भी है, चाहे तो आपको ये इसके द्वारा जनरेट होने वाला फोर्स जो है उसको आपने चाहे तो यहाँ लिंक एडजस्टमेंट करके इसको इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं, मतलब एक तरीके से कैलिब्रेट कर सकते हैं। यहाँ और देख सकते हैं इसके अंदर एक डी टाइप का रिंग रहता है। ये डी टाइप रिंग जो है आपका वॉल पोजिशनर का डायरेक्ट एक्टिंग रिवर्स एक्टिंग करने के लिए मार्किंग रहेगा। यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं आपको 0, 20, 40 एक डायरेक्ट एक्टिंग साइड में है और एक इस तरफ रिवर्स एक्टिंग साइड में है। इसको सिंपली आपने ये डी लिंक को एडजस्ट करके इसको बूस्टिंग भी कर सकते हैं और इसका डायरेक्शन भी फ्लॉपर नोजल पोजीशन को चेंज करके डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। इस डायग्राम में आपको 3 गेजेस दिख रहे हैं, एक है एयर सप्लाई और एक कंट्रोलिंग सिग्नल और एक है आउटपुट सिग्नल। ये तीनों सिग्नल को एक साथ में देखने के लिए यहाँ दिया गया है। उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है इनपुट, आउटपुट एंड कंट्रोलिंग सिग्नल बोल के इसके ऊपर लिखा हुआ रहता है। तो आप उसके हिसाब से आइडेंटिफाई करके कनेक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं डायरेक्ट एक्टिंग एंड रिवर्स एक्टिंग वाल पोजिशंस कैन भी आप इसके ऊपर से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके ऊपर लिखा हुआ है, देखिए आपका राइट साइड में रिवर्स लिखा है, लेफ्ट साइड में रिवर्स लिखा है, राइट साइड में आपको डायरेक्ट लिखा है। और इसको आप ये स्क्रू से एडजस्ट करके इसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं और लॉक भी कर सकते हैं। ओके, फोर्स बैलेंसिंग मैकेनिज्म। सो ये फोर्स बैलेंसिंग मैकेनिज्म में आपका जो स्टेम को डायरेक्टली आपका फ्लॉपर के साथ कनेक्ट नहीं करते हैं, इसको थ्रू हेयर स्प्रिंग के द्वारा या थ्रू द स्प्रिंग के द्वारा इसको कनेक्ट करते हैं। दिस इज अ फोर्स बैलेंसिंग। इसमें थोड़ा मेंटेनेंस कम लगता है और स्मूथ ऑपरेशन मिलता है, तो ये थोड़ा पॉपुलर है। यहाँ कंस्ट्रक्शन में देखते हैं तो यहाँ देखिए ये जो डायफ्राम दिख रहे हैं आपका कंट्रोल वॉल का डायफ्राम है, ये स्टेम है। सो यहाँ अगर आप कंट्रोल सिस्टम के हिसाब से देखा जाता है तो यहाँ पॉइंट जो कनेक्ट किया है, स्टेम को कनेक्ट किया है, इट विल एक्ट एज ए पीवी। ओके, देन आपका यहाँ से जो इनपुट सिग्नल दे रहा है वो आपका एसपी जैसा काम करता है। सो पीवी एसपी को कंपेयर करके एक प्रोपोर्शनेट कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है, मतलब इट इज एक्टिंग एज ए प्रोपोर्शनल कंट्रोल। ओके, सो यहाँ से आपको एक पिवोट करके रखा हुआ है और यहाँ आपका डायफ्राम है जो आपका इनपुट सिग्नल को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है और आपका वॉल स्टेम पोजीशन को कन्वर्ट करने के लिए हमको यहाँ एक स्प्रिंग दिया हुआ है। सो ये दोनों ऑपोजिट में काम करता है। जैसा आपका इनपुट प्रेशर जो है वो डाउनवर्ड्स में काम करता है तो स्टेम पोजीशन का जो है ये अपवर्ड्स में काम करता है। इनिशियल में हम ऐसा समझ लेंगे कि मेरा वॉल ओपन है, वॉल जो है ओपन है, ओपन होने की वजह से ये स्प्रिंग जो है इसके ऊपर ये जो पोजीशन जो है ये हेड स्प्रिंग के ऊपर पिवोट की वजह से चेंज होता है। ओके, जैसा ये आता है ओपन है तो आपको वॉल को क्लोज करने के लिए ये जो हेड स्प्रिंग जो है ये ऊपर साइड में मूव होगा, सॉरी ऊपर मूव होगा, तो ये गैप कम होता है। तो यहां से एयर सप्लाई जो है आपको यहां से आके डायफ्राम में प्रेशर बढ़ाता है। तो प्रेशर बढ़ने से ये स्टेम जो है नीचे मूव होगा। ओके, सो यहाँ फोर्स बैलेंसिंग इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपका स्टेम पोजीशन हेयर स्प्रिंग के ऊपर दे रहे हैं और आपका इनपुट सिग्नल डायफ्राम के ऊपर दे रहे हैं, तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट, मतलब बोथ आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन फोर्सेस है। इसके लिए इसको हम कहते हैं फोर्स बैलेंसिंग मैकेनिज्म। यहाँ भी देख सकते हैं थोड़ा डिफरेंट मैनर में दिया हुआ है। आपका स्टेम पोजीशन को यहाँ हेयर स्प्रिंग के द्वारा आपका फ्लॉपर के ऊपर कनेक्टेड है और एक एंड में आपका एक बेले को थ्रू आपका कंट्रोलिंग सिग्नल हमने दे रहे हैं। सो एक स्टेम पोजीशन यहाँ एक डायरेक्शन में काम करता है तो ये और एक डायरेक्शन में काम करता है। ओके, जैसा आपका वॉल इनिशियल पोजीशन में क्लोज है तो ये हेड स्प्रिंग क्या होता है, ये नीचे है तो ये हल्का होगा, ये जैसा नीचे मूव होता है ये फ्लॉपर ऊपर जाएगा। सो इसकी वजह से क्या होता है, जैसा आपने यहाँ से हाई प्रेशर देते हैं, कंट्रोलिंग सिग्नल 20 psi प्रेशर देते हैं तो ये क्या करता है और ऊपर मूव करेगा, तो ये क्या होता है ये गैप कम होगा। जैसा आपका 20 psi इसको ओपन करने के लिए देते हैं तो ये ऊपर बढ़ाएगा तो ये हेयर स्प्रिंग इधर ऊपर जाता है। तो यहाँ एयर सप्लाई क्या है, बूस्टर के द्वारा वॉल के अंदर जाता है और ये डायफ्राम ऊपर खुलता है। खुलने की वजह से आपको क्या होता है, स्टेम ऊपर जाएगा। जैसा स्टेम ऊपर जाता है तो ये हेयर स्प्रिंग जो ये स्प्रिंग टेंशन जो है इसको ये ऊपर खींचेगा, तो ये अपवर्ड्स मूव होगा, तो ये डाउनवर्ड्स मूव होगा, एयर गैप बनता है। तो ये फोर्स जहां तक बैलेंस होगा तब तक ये दोनों मूव होते रहेगा। सो दिस इज फोर्स बैलेंस टाइप वॉल पोजिशनर है। Now we can come for the electroneumatic wall positioner.
यहाँ देखिए, अभी प्रीवियस में हमने देखा था वॉल के लिए दो एक्सेसरीज लगता है, एक I2P कन्वर्टर है और एक वॉल पोजिशनर है। तो अगर मान लीजिए मेरा कंट्रोलर जो है इलेक्ट्रॉनिक का है और मेरा कंट्रोल वाल जो है न्यूमेटिक है, तो मेरे को नो डाउट मेरे को I2P लगेगा। साथ में प्रोसेस को स्पीड अप करना है तो मेरे को वॉल पोजिशनर भी लगेगा। मतलब मेरा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कंट्रोल वाल के साथ I2P भी यूज करना पड़ेगा क्योंकि मेरा कंट्रोलर इलेक्ट्रॉनिक है, और प्रोसेस के अंदर रिस्ट्रिक्शंस की वजह से मेरे को लगेगा वॉल पोजिशनर भी लगता है। सो ये दोनों अगर अलग अलग लेने की वजह से, ट्यूबिंग लीकेजेस वगैरह प्रॉब्लम होने की वजह से अगर दोनों कंपलसरी लगता है, तो क्यों ना ये दोनों को कंबाइन करके एक यूनिट ना बने। तो वो है आपका इलेक्ट्रोन्यूमेटिक वॉल पोजिशनर। इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ I2P कन्वर्टर प्लस न्यूमेटिक वॉल पोजिशनर। ये दोनों को कंप्रेस करके एक यूनिट में बनाया था, उसको इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर बोलते हैं। तो इसमें आपको सीधा कंट्रोलिंग सिग्नल जो है, आप वहां न्यूमेटिक वाले में 3 to 15 पैसे बोल के देते थे, यहाँ 3 to 15 पैसे देने की जरूरत है, सीधा 4 to 20 मिली एम्प से कंट्रोलर से डायरेक्टली इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहां इसका कंस्ट्रक्शन में देखा जाते हैं तो इट इज हैविंग ए, यहां देखिए ऊपर वाले में आप देखते हैं तो एक कॉइल लगा हुआ है, क्योंकि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बैलेंसिंग मैकेनिज्म इसको लगता है, इसके लिए यहां आपका कॉइल लगा हुआ है। ये कॉइल क्या करता है, आपका जो भी 4 to 20 मिली एम्प सिग्नल देते हैं वो 4 to 20 मिली एम्प सिग्नल को आपको डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करता है। और नीचे देखिए आपका एक नोजल लगा हुआ है। सो नोजल और ये फ्लॉपर आपका एयर रेगुलेट करने के लिए काम आता है। यहां से आप 20 psi सप्लाई दे रहे हैं और यहां से आपका रिले का आउटपुट एग्जॉस्ट को ले रहा है और यहां से आपका आउटपुट को कंट्रोल वाल्व को दे रहा है। और दूसरा देखिए, यहाँ कंट्रोलिंग ऑपरेशन के लिए स्टेम पोजीशन के एक मैकेनिकल लिंकेज देके आपने यहाँ फोर्स बैलेंसिंग मैकेनिज्म पे यहाँ लेके जाके आपको इसको कनेक्ट किया है। सो इट इज मोस्टली द वर्किंग ऑफ फोर्स बैलेंसिंग टाइप इलेक्ट्रोन्यूमेटिक वाल्व पोजिशनर है। तो यहाँ आप पिवोट करके रखा हुआ है। सो बाकी सारे प्रिंसिपल जो है सेम है। तो जब आप यहाँ करंट देते हैं तो करंट देगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज होगा, जैसा मैग्नेटाइज होगा तो ये फ्लॉपर को मूव करता है, तो जैसा फ्लॉपर मूव करेगा तो यहां से आपका आउटपुट में जो है कंट्रोलिंग सिग्नल एडजस्ट होता है, तो उसकी वजह से आपका वाल स्टेम पोजीशन मूव होता है। तो स्टेम पोजीशन को अगेन डिटेक्ट करके आपको सेटल करेगा जब तक ये एरर करेक्शन नहीं होता है। और इलेक्ट्रोन्यूमेटिक वाल पोजिशनर का एक छोटा सा इंटरनल कंस्ट्रक्शन का डायग्राम दिखा रहा है, आप देख सकते हैं। पहले वाले में हमको 3 गेजेस दिखता था, एक है इनपुट, आउटपुट और एक कंट्रोल सिग्नल। यहाँ देखिए हमको सिर्फ 2 गेजेस दिख रहे हैं, एक इनपुट है और एक आउटपुट है। जहां इनपुट में हमने सिंपली आपका एयर जो भी आपका रिक्वायर्ड है, इट कैन बी 20 psi भी हो सकता है, इट कैन बी जो आपका रेटेड प्रेशर है। देन यहां से आपका कंट्रोलिंग सिग्नल देंगे जो आपका इसको वाल पोजिशनर को चलाना है। सो वो 4 to 20 मिली एम्प्स आपका कंट्रोलर से आता है, वो यहाँ एक छोटा सा बॉक्स से इसको मिलता है। ओके, सो इसमें एडवांटेजेस इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर में क्या है, अगर आपको कंपलसरी कंट्रोल वाल के साथ वाल पोजिशनर प्लस न्यूमेटिक वाल पोजिशनर के साथ I2P कन्वर्टर दोनों लगता है, अगर इन दोनों को अलग अलग खरीदने की जगह पे अगर एक कॉम्पैक्ट मोड में खरीदते हो तो दोनों का कॉस्ट से कंपेयर करेगा तो ये सस्ता पड़ता है। सेकेंड चीज, आपका इनमें लीकेजेस वगैरह जो इंटरकनेक्टिंग का जो एक्सेसरीज लगता है वो भी कम हो जाएगा और आपका लीकेजेस वगैरह भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाता है और इंस्टॉलेशन भी आसान पड़ जाता है। डिजिटल न्यूमेटिक पोजिशनर, ये स्मार्ट न्यूमेटिक पोजिशनर बोल के भी बोल सकते हैं, जहां मोस्टली इंडस्ट्री में यूज करते हैं। इसमें अलग अलग डिजाइन मिलेगा, एक मोटर ऑपरेटेड वाला भी मिलता है और नॉर्मल एक PID कंट्रोल बेस वाला भी मिलता है, डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट। सो यहाँ आप एक साइड में देख सकते हैं, राइट साइड में एक वाल पोजिशनर का ये दिया हुआ है। यहाँ कंट्रोल वाल के साथ आपका एक स्मार्ट पोजिशनर लगा हुआ है और आपका लेफ्ट साइड में कंस्ट्रक्शन वर्किंग दिखा रहा है। सो इसमें देखिए ये पोजिशनर में हम क्या कर रहे हैं, स्टेम पोजीशन को हमें एक मैकेनिकल लिंक से भी करते हैं, किसी किसी में ये सेंसिंग जो है अगर पूरा डिजिटल है तो हमें नॉन कॉन्टैक्ट टाइप का सेंसर लगा के भी करते हैं। वहां एक LVDT भी यूज करते हैं किसी किसी जगह पे, और किसी में इंडक्टिव टाइप का भी यूज करते हैं, मोस्टली LVDT का दिखता है, और एक नॉन कॉन्टैक्ट टाइप अल्ट्रासोनिक टाइप का सेंसर भी लगा के इसको यूज करते हैं।
सिंपली मेरा पीवी जो है, जो स्टेम पोजीशन जो है मेरा, यहाँ न्यूमेटिक कंट्रोलर रिप्लेस करके इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर लगा हुआ है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सो इस इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर में हम देखते हैं, तो आपका स्टेम पोजीशन डिटेक्ट करने के लिए, स्टेम पोजीशन को कन्वर्ट करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करने के लिए एक सेंसर रहेगा। ये सिग्नल यहाँ पीसी प्रोसेस कंट्रोलर जो है, दिस इज ए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर है, उसको देते हैं। देन आपका 4 to 20 मिली एम्प सिग्नल जो है, आपका 4 to 20 मिली एम्प सिग्नल जो है हमें इसको देते हैं। तो ये 4 to 20 मिली एम्प सिग्नल इट विल वर्क एज ए कंट्रोलिंग सिग्नल। यहाँ 4 to 20 मिली एम्प सिग्नल आपका एज ए सेट पॉइंट नहीं है, कंट्रोलिंग सिग्नल जैसा काम करता है। और यहाँ स्टेम पोजीशन जो है ये पीवी जैसा काम करता है। सो ये कंट्रोलर क्या करता है, ये पीवी को और ये एसपी को, इनको कंपेयर करके इट विल जनरेट ए एरर सिग्नल एंड इट विल जनरेट ए कंट्रोलिंग सिग्नल। सॉरी, ये सीवी जो है एसपी जैसा काम करता है और वो सिग्नल आपका I2P कन्वर्टर को देगा। तो I2P कन्वर्टर क्या करता है, उस कंट्रोलिंग सिग्नल के हिसाब से आपका आउटपुट प्रेशर को रेगुलेट करके वॉल पोजीशन को मूव करता है। सो ये स्टेम पोजीशन आपका पीवी जैसा काम करेगा और आपका ये कंट्रोलिंग सिग्नल जो है एसपी जैसा, कंटिन्यूअस चेंजिंग एसपी जैसा काम करता है। ये दोनों को कंपेयर करके एरर जनरेट करके वो एरर सिग्नल को आपको I2P कन्वर्टर को देके हमें इसको ऑपरेट करते हैं। दिस इज द वन ऑफ द स्मार्ट वॉल पोजिशनर है ये, और एक तरीका है। सो यहाँ भी देखिए मेरा वॉल पोजीशन को डिटेक्ट करने के लिए एक नॉन कॉन्टैक्ट टाइप सेंसर लगा हुआ है और इसको भी A2D कन्वर्टर को दे रहा है, और मेरा कंट्रोल सिग्नल का कंट्रोलिंग सिग्नल जो है वो भी यहाँ एक A2D कन्वर्टर को दे रहा है। ये कंपेयर करेगा और इसके हिसाब से कंट्रोलिंग सिग्नल जनरेट करके वो एक आउटपुट डिजिटल सिग्नल, मोटराइज्ड डिजिटल सिग्नल या न्यूमेटिक सिग्नल जनरेट करेगा और वो सिग्नल जो है आपका वॉल पोजीशन, वॉल कंट्रोल वाल को देते हैं, कंट्रोल वाल उसको एडजस्ट कर लेता है। यहाँ आपको देख सकते हैं इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे दिखता है। ये भी एक है इलेक्ट्रॉनिक पोजीशन वाल पोजिशनर का डायग्राम है। वाल पोजिशनर को कैसे इंस्टॉल करना है, तो वाल पोजिशनर को हमें इंस्टॉल करना है तो जनरली ये माउंट करते हैं वाल पोजिशनर का ऊपर भी या साइड में भी बिठाते हैं। कभी कभी क्या होता है, वाल पोजिशन कंट्रोल वाल जो है रिमोट लोकेशन में रहेगा और आपका वाल पोजिशनर ऐसे जगह पे लगाते हैं जहां आपका ऑपरेटर एक्सेस करने के जैसे भी लगाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द हमको क्या होता है, वाल पोजिशनर जो है कंट्रोल वाल के ऊपर माउंट करके मिलता है, टॉप में साइड में कहीं भी एक जगह पे इसको माउंट करके रखते हैं। एक मैकेनिकल जो लिंक जो है, पहले हम क्या करना पड़ता है, वो मैकेनिकल लिंक को आपका वाल पोजिशनर के साथ कनेक्शन करने का कन्वीनियंट में बिठाना जरूरी है। ऊपर वाला डायग्राम दिखा रहा है विदाउट वाल पोजिशनर, जैसे आपका कंट्रोलर से कंट्रोलिंग सिग्नल जो आता है वो सीधा कंट्रोल वाल को जा रहा है। अगर आपने इसको थ्रू वाल पोजिशनर को देना है तो वो कंट्रोलिंग सिग्नल जो है हमको कंट्रोल वाल को नहीं देंगे, उसको एज ए इनपुट सिग्नल बोल के, ये व्हाइट बॉक्स जो दिख रहा है नीचे वाला डायग्राम में, कंट्रोल वाल एग्जैक्टली कंट्रोल वाल के बाजू में जो है वो बॉक्स जो है आपका वाल पोजिशनर है। तो वो कंट्रोलिंग सिग्नल एज ए इनपुट जैसे इसको काम करेगा और इसको हम सेपरेटली और एक एयर सप्लाई देना पड़ता है जो आपको कंट्रोल वाल चलाने के लिए लगता है। मतलब सिंपली आपका लो न्यूमेटिक सिग्नल से हाई न्यूमेटिक सिग्नल रेगुलेट करने के लिए भी ये काम आता है। सो ये सिग्नल जो है आप एक तरफ से इनपुट एयर सप्लाई देंगे, दूसरी तरफ से आउटपुट सिग्नल जो है उसको सीधा लेके जाके कंट्रोल वाल के अंदर हम फीड करते हैं और एक मैकेनिकल लिंकेज इधर कनेक्शन करेंगे। वो मैकेनिकल लिंकेज जो है वाल पोजीशन डिटेक्ट करने के लिए काम आता है। एडवांटेजेस, प्रिसिशन पोजीशनिंग, ये जो है आपका कंट्रोल वाल को जो है स्मूथ से अच्छे छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स भी करके बिठाता है। अगर आपका फोर्स के वजह से आपका प्लेग के अंदर रैपिड चेंजेस आता है यानी तो क्विकली नहीं बैठ पाता है तो उसको बिठाने के लिए भी काम आता है। रैपिड पोजीशनिंग कर सकते हैं। फ्रिक्शन इफेक्ट जो होता है उसको भी निकाल दे सकता है, जैसा ग्लैंड्स वगैरह जो होता है उसको भी इसमें से निकल जाता है। इवन आपको चाहे तो कंट्रोल वाल को और आपका कंट्रोलर से न्यूमेटिक लॉसेस ना होने के लिए थोड़ा, मतलब न्यूमेटिक सिग्नल जहां से होता है वहां नजदीक बिठाते हैं। इट इज हैविंग ए लिमिटेशन टू कीप द डिस्टेंस बिटवीन द, आपका I2P है यानी तो न्यूमेटिक कंट्रोलर है तो न्यूमेटिक कंट्रोलर के बीच में जो है गैप जो है कम होता है। अगर आप ये लॉस को ओवरकम करने के लिए, रिस्पॉन्स को इंप्रूव करने के लिए वाल पोजिशनर हेल्प करता है। मतलब अगर आप वाल पोजिशनर यूज करते हैं तो आपका कंट्रोलर को जो है चाहे तो दूर से दूर में भी आप बिठा सकते हैं। ये हिस्टेरिसिस जो कंट्रोल वाल के ऊपर हिस्टेरिसिस है, जो जाते वक्त आप अप्लाई करते वक्त सिग्नल का रेस्पॉन्स टाइम और रिटर्न आते वक्त सिग्नल का रेस्पॉन्स टाइम को यूनिफॉर्म कर देता है। ओके,
एक्यूरेसी इंप्रूव होता है, एक्शन इंप्रूव होता है, वॉल स्टेम को जो है कंट्रोलिंग सिग्नल के हिसाब से प्रॉपरली एक्यूरेटली पोजीशन करता है, स्पीड को इंप्रूव करता है, प्रॉपरली आपका कंट्रोलर रिस्पांस को जो है एज पर कंट्रोलर रिस्पांस के हिसाब से एक्ट करता है। सेम और का एडवांटेजेस मेरे को नेट में से मिला तो थोड़ा इधर भी फीड किया है, इनको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। सो आपका इंक्रीज द कंट्रोल सिस्टम रेजोल्यूशन, मतलब फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को क्विकली ऑपरेट करने के लिए काम आता है। अलो यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स कैम, मतलब आपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से आपका कैम है उसके हिसाब से चलाने के लिए काम आता है। पैकिंग फ्रिक्शंस को निकाल देता है। आपका फ्लो की वजह से जो हाई प्रेशर ड्रॉप्स की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रहा है उसको ओवरकम करता है, उसको रिड्यूस करता है, वह कंट्रोल एक्शन को इंप्रूव करता है, रेस्पॉन्स टाइम को इंप्रूव करता है और स्प्लिट रेंजिंग में यूज करने के लिए हेल्प करता है। सीटिंग फ्रिक्शंस को निकाल देता है। डिस्टेंस अभी डिस्कस किया है, डिस्टेंस को दो कंट्रोलर और कंट्रोलर के बीच में, कंट्रोल वाला और कंट्रोलर के बीच में डिस्टेंस को इंप्रूव करता है। आपका 10% ट्रैवल वेरिएशंस है उसको भी आपको अलो करता है। 4 to 20 मिलियम सिग्नल को अच्छे तरीके से यूज करने के लिए हेल्प करेगा। इंक्रीज द फास्ट वेंटिंग कैपेबिलिटी, मतलब अगर कंट्रोल वाल के अंदर आपने क्विकली रिप्लेस करना है, अनलोडिंग करना है, तो वाल पोजिशनर यूज करेंगे तो वो बहुत फास्ट से होता है। जहां आपने अगर सीधा डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं तो आप फुल लोड पे आपने ऑपरेट किया है, तुरंत उसको निकाल देना चाहते हैं, तो उस सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू भी, अगर इमरजेंसी में भी वाल क्विकली उसका न्यूट्रल पोजीशन में आना है तो वाल पोजिशनर जो है बहुत हेल्पफुल है। वॉल मेन यहां अगर आप वॉल पोजिशनर यूज करते हैं बड़े बड़े वॉल्स में, नॉर्मली ऑपरेशन को इंप्रूव करने के लिए, प्रेशर रेस्पॉन्स फोर्स को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, आपका एक्चुएटर का डायफ्राम साइज को बड़ा करते हैं, बहुत लार्ज में करते हैं। इसकी वजह से स्पेस ज्यादा लेता है, कॉस्ट बढ़ जाता है। अगर आपको उस फोर्स को बढ़ाना है तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन मेरा प्रेशर तो है कंट्रोलिंग सिग्नल 3 to 15 psi है, वो 3 to 15 psi तो नहीं बढ़ा सकते। लेकिन यहां अगर आपने वॉल पोजिशनर यूज करते हैं तो ये 3 to 15 psi को आपको जो रिक्वायर्ड बूस्टिंग प्रेशर चाहिए उस बूस्टर जैसा इसको यूज कर सकते हैं, ताकि आपका डायफ्राम साइज जो है बड़े बड़े वॉल्स में जो लगने वाला डायफ्राम साइज को आप छोटा कर सकते हैं। तो उसको सीधा कहे तो आप सिंपली डायफ्राम निकाल के पिस्टन यूज करने को हेल्प करेगा, मतलब पिस्टन ऑपरेटेड वॉल जैसा आप इसको बना सकते हैं। facilitate to operate when high number of in the bench setting greater than 15 psi। अभी तो बताया वॉल आपको सिर्फ नो नीड टू रिजिट और रिस्ट्रिक्ट फॉर द 15 psi। अगर आप चाहते हैं कंट्रोल वॉल डिजाइन के हिसाब से या कंट्रोल वॉल को ओनली 15 psi के ऊपर कंसिडर करके डिजाइन करने की जरूरत नहीं। अगर आप वॉल पोजिशनर यूज करने वाला है तो आपने कौन सा भी प्रेशर पे आप डिजाइन करके उसको सिंपली वॉल पोजिशनर के साथ कैलिब्रेट करके यूज कर सकते हैं। मतलब कंट्रोल वॉल को आप चाहे तो उसको रिक्वायर्ड प्रेशर 6 to 30 psi, 10 to 30 psi इस रेटिंग में आपका 3 to 15 psi से कंट्रोल करना है तो भी आपको काम करेगा। मतलब आपका 3 to 15 psi को आपका वॉल का रिक्वायरमेंट का 10 to 30 psi, 10 to 50 psi के हिसाब से ये कन्वर्ट करके देगा। सो वॉल पोजिशनर यूज करने से क्या होता है, स्प्रिंगलेस ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे अभी बताया डायफ्राम सिलेंडर ऑपरेशन बेस्ड कर सकते हैं। आपके एक्सेसिव फ्रिक्शंस को रिड्यूस कर सकते हैं। वॉल का पोजीशन डेड बैंड को रिड्यूस करता है, मतलब जो आपका रिस्पॉन्ड करने का जो टाइम लगता है उसको रिड्यूस करता है। डायनेमिक अनबैलेंसेस को एलिमिनेट करता है। डायरेक्ट एक्टिंग प्रेशर्स पे हाई स्टैटिक अनबैलेंसिंग प्रिवेंशंस को रिड्यूस करता है। आपका माउंटिंग करना और ऑपरेशन करना आसान होता है कहीं से भी, मतलब वॉल को दूर से लगने का रिस्पॉन्स स्पीड को बढ़ाता है। इंडस्ट्रियल वॉल पोजिशनर को आप यहाँ एक डायग्राम में देख सकते हैं। वॉल पोजिशनर कैसे इंटरनली दिखता है, अलग अलग पार्ट्स का एक ब्रॉडली यहाँ दिया हुआ है। जस्ट एक वाइड वॉल पोजिशनर का इंटरनल कंस्ट्रक्शन का बता रहे। सो अगर किसी को क्वेश्चंस है तो आप लोग चार्ट पे पूछ सकते हैं।